नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का इस विशेष क्लास में स्वागत है। जैसा आपको ध्यान होगा कि हमने आपसे वादा किया था कि पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चंस को हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो उसी सीरीज में नीट के हमने ऑलरेडी करा दिए थे। आज हम जेईई मेंस और एडवांस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पिछले वर्षों में बहुत रिसेंट ही डिस्कस कर रहे हैं, एकदम पुराने तो बात नहीं कर रहे, रिसेंटली जो आए हुए हैं सॉल्यूशन चैप्टर से, उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं जेईई मेंस और एडवांस में सॉल्यूशन चैप्टर से आए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चंस इन दिनों दिखाई दे रहे हैं इस चैप्टर से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें बोला है हेनरी नियम के बारे में। हेनरी नियम क्या होता है बेटा? हेनरी नियम गैस के किसी द्रव में यानी लिक्विड में डिसॉल्व होने के बारे में होता है। जानते हैं, उम्मीद है ज्ञान होगा। उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट यहां दिए गए हैं, उपयोगी है ये लॉ, निश्चित तौर पर इस पर क्वेश्चन अक्सर दिखाई देते हैं। क्या क्या कहा गया है तो देखिए, उससे पहले मैं थोड़ा सा इस लॉ को एक बार यहां आपके सामने लिख देता हूं जिससे आप ऑप्शन को समझ पाए। तो बेटा हेनरी लॉ क्या कहता है कि पी गैस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में बताते हुए चलूंगा और कोशिश करूंगा कि इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका ये चैप्टर इसी वीडियो से रिवाइज हो जाए, है ना। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप इस एक वीडियो को देखें तो उससे आपका काफी हद तक चैप्टर रिवाइज हो जाए, है ना। अधिक और मेहनत ना लगानी पड़े, लास्ट में इसी को देख लिया और पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। ठीक है, सो मैं साथ में जो भी कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है उनको डिस्कस करता हुआ आगे बढ़ूंगा। सो बच्चों ये आपका हेनरी नियम है, पी गैस इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स गैस। इसका क्या कहना होता है? देखिए जैसे कि मैंने यहां पर ये कोई लिक्विड लिया हुआ है, ठीक है बेटा, और यहां पर वो गैस है या गैस का मिक्सचर भी हो सकता है। अब इस लॉ का ये कहना है बच्चों कि जितना मैं इस गैस के प्रेशर को बढ़ाऊंगा उतना उसका अंदर डिसॉल्व मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। गैस के मोल फ्रैक्शन को यहां एक्स गैस से दिखाया जाता है, मोल भिन्न जिसको हम बोलते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जितना मैं गैस का प्रेशर बढ़ाऊंगा ना उतनी वो ज्यादा अंदर डिसॉल्व होती जाएगी, क्योंकि उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल इससे स्ट्राइक करेंगे इसकी सरफेस से। तो जितना प्रेशर मैं यहां बढ़ाऊंगा अंदर उतने ही ज्यादा मोल्स गैस के डिसॉल्व होते हैं। ये आपका हेनरी नियम होता है। कभी कभी हेनरी नियम में बच्चे कंफ्यूज होते देखे गए, तो उम्मीद है कि आज आपका यदि कोई कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए, ऐसी हम कोशिश करेंगे। तो पी गैस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। कोई भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा। यहां पर के एच को ही हम हेनरी स्थिरांक बोलते हैं। यहां पर एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज को ध्यान रखिएगा कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना बेटा तो के एच की वैल्यू इंक्रीज होती है। यह फैक्ट अलग से भी पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखिए। अच्छा, एक चीज और कि यदि मुझे एक्स गैस निकालना हो तो मैं यहां पर पी गैस अपॉन के एच करूंगा कि नहीं करूंगा? इससे क्या पता चला? इससे मुझे यह पता चला कि यदि मुझे उन गैसेस का कंपेयर करना हो जिनका प्रेशर सेम हो तो के एच की वैल्यू यदि इंक्रीज होगी ना बेटा तो एक्स गैस की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी सॉल्युबिलिटी गैस की कम होगी। क्या मैं इस रूप से यह स्टेटमेंट लिख सकता हूं कि भाई यदि मैंने गैसेस का प्रेशर एक जैसा कर रखा हो, गैसेस का प्रेशर सेम लिया हो, भाई मेरे पास नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, सबका मैंने प्रेशर तो सेम कर दिया। मुझसे पूछा गया बताइए इनमें से कौन ज्यादा डिसॉल्व होती होगी, तो के एच मान से निकल जाएगा, उनके के एच मान तो अलग अलग होंगे। जितना के एच ज्यादा होगा उतनी वो गैस कम डिसॉल्व होती दिखाई दे रही है। ये एक्सप्रेशन भी आपको उन स्टेटमेंट में काम आएगा। ठीक है, तो हेनरी लॉ क्या बताया मैंने? जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना अंदर गैस के मोल डिसॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट बताता है ये। हेनरी स्थिरांक आ गया, टेम्परेचर बढ़ाने पर हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ता है। साथ में एक यहां निष्कर्ष निकाला कि भाई जिसका के एच ज्यादा होगा वह कम डिसॉल्व होगी। इन्हीं का उपयोग हमें इन ऑप्शंस में करना है। अब देखते हैं वापस से कि ऑप्शन क्या दिए हैं। सही नहीं है पूछा है। बहुत बार बच्चों हमसे ये नहीं पढ़ने में हमारे नहीं आता और गड़बड़ हो जाती है। ऐसा बहुत बार होता है कि नहीं हम नहीं पढ़ पाते और
सही वाले को गलत कर देते हैं, टिक कर देते हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें इनकरेक्ट पूछा है। सबसे पहली बात कि एक दिए गए दाब पर गैस की विलेयता अधिक होने पर KH का मान अधिक होता है क्या? क्या सॉल्युबिलिटी हाई होती तो KH का मान हाई होता है क्या? निश्चित तौर पर यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अभी और ऑप्शंस देखकर फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये तो कंफर्म है कि ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, यानी ये बात तो इसने सही नहीं कही, क्योंकि हमने अभी जाना था KH का मान हाई होगा तो सॉल्युबिलिटी तो कम होती है। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर। निश्चित तौर पर अभी मैंने बताया था कि अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग मान KH के निश्चित तौर पर होते हैं, है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है, यानी ये ऑप्शन तो बेटा करेक्ट हुआ। अगला, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। यही तो अपना हेनरी का नियम है, तो इसको तो आप गलत ठहरा ही नहीं सकते। मैंने अभी बताया कि यहां जो गैस का प्रेशर है और जो अंदर मोल भिन्न डिसॉल्व है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो ये तो अपना हेनरी लॉ ही है, तो इनकरेक्ट कैसे हो सकता है। फोर्थ, द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड KH इज फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस। यह भी बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहा है, क्योंकि भाई टेम्परेचर बढ़ने पर KH की वैल्यू बढ़ती है और KH गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है और अपना आंसर भी वही है, क्योंकि यहां पर आपसे नॉट करेक्ट पूछा हुआ था। ठीक, क्यों गलत है वो आप समझ गए होंगे इस ऑप्शन को देख करके कि भाई जितना KH हाई है सॉल्युबिलिटी कम है, शर्त है कि गैस के प्रेशर सेम होने चाहिए। यदि आपने गैस के प्रेशर भी अलग अलग कर रखे तो हम सीधा सीधा फिर तो कंपैरिजन कर नहीं पाएंगे, है ना, फिर तो डिपेंड करेगा इन दोनों पर। लेकिन यदि मैं सभी गैसेस के लिए इसको कांस्टेंट कर दूं तो ये हाई होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है बच्चों, बड़े आगे। उम्मीद है हेनरी नियम से संबंधित बात आपको समझ में आ गई होगी। कभी कभी इसके एप्लीकेशन भी पूछ लिए जाते हैं, एक बार उनको भी जरूर तैयार कीजिएगा, ठीक है ना। कभी कभी हो सकता है कि एप्लीकेशन वाला पोर्शन भी आ जाए। बाकी हेनरी नियम से संबंधित न्यूमेरिकल भी आगे आपको दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न यह है बच्चों कि एक सॉल्यूशन है जिसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल, जानते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, उम्मीद है हम सबको मालूम है। CH2OH को हम बोलते हैं, है ना, ये हमारे ऑर्गेनिक में दिखाई देता है, ग्लाइकॉल ग्लिसरॉल दोनों ही। इसको 250 ग्राम पानी में डिसॉल्व किया गया और -10 डिग्री तक ठंडा किया गया है। KF का मान दे रखा है, तो बर्फ के रूप में पानी कितना सेपरेट हुआ होगा, ये एक अच्छा स्तरीय सवाल है। प्रश्नों को समझते हैं फिर उसके सॉल्यूशन को भी समझेंगे। देखिए क्या किया हमने, इथाइलिन ग्लाइकॉल को हमने पानी में मिलाया, ठीक है, इससे उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आएगी ना। हम पढ़ते हैं इसको हिमांक अवनमन यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के रूप में। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब हम एक अवाष्पशील विलय यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी लिक्विड में मिलाते हैं, किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक। लेकिन वो फ्रीजिंग पॉइंट कम होकर के -10 डिग्री नहीं हो पाया होगा मेरे भाई, इसीलिए यहां आइस बन रही है। क्वेश्चन का पूछने का कारण समझो, है ना, फिर हम सॉल्यूशन पे जाएंगे कि भैया -10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि कितना जो है वह आइस बना। तो आइस बन गया, इसका मतलब तो वो जम रहा होगा, पानी वहां फ्रीज होना शुरू हो गया है। तो जब इथाइलिन ग्लाइकॉल को पानी में मिलाया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से तो कम होगा, नो डाउट, जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बोलते हैं। लेकिन वो -10 तक कम नहीं हुआ होगा बच्चों। जैसे मान लेते वो -4 हुआ है, मान लेते हैं एक बार को, सपोज करो कि वो -4 हुआ है, तो -4 से -10 तक गए होंगे, जब तो फिर बर्फ बनी होगी ना। क्वेश्चन का लॉजिक समझे हो कि भाई जब किसी अवाष्पशील विलय यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है, लेकिन वो कमी -10 तक नहीं हुई होगी। मान लेते वो कमी -4, -5, -2 कुछ भी हो सकती है, वो तो हम निकाल सकते हैं यहां डेटा से, लेकिन एक बार को अज्यूम कर लो कि -4 हुई है,
तो -4 हिमांक हो गया उसका, लेकिन आपने ठंडा कहां तक किया, -10 तक किया, तो फिर निश्चित तौर पर पानी से बर्फ बनी होगी। तो हमसे यही पूछा गया बेटा कि यहां पर कितनी बर्फ बन गई है। इस क्वेश्चन को हम सीधे सीधे फॉर्मूले से कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है बेटा आपका डेल्टा TF इक्वल्स टू M इंटू KF, जानते ही हैं आप। M यहां मोललता है यानी मोलैलिटी है। डेल्टा TF की जगह आप 10 रख के देखो, एक बार यहां 10 रखो, मैं बताता हूं कारण उसका। सॉल्यूट का मास, मोलैलिटी के अंदर सूत्र क्या आता है आपको मालूम ही है, सॉल्यूट का मास आता है ना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आता है इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ वाटर आता है, यहां पर आता है कि नहीं आता, इनटू KF, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो बेटा यहां 10 रख करके आप मास ऑफ वाटर निकाल सकते हो। ये मास ऑफ वाटर 100% आपका जो 250 ग्राम था ना उससे कम आएगा। यहां फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी इस टेम्परेचर की जगह मैंने 10 कर दिया, मान लेते हैं मैंने उसके टेम्परेचर को -10 तक गिरा दिया, यानी इस फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन मैंने 10 तक कर दिया, तो मैं यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर का वेट निकाल सकता हूं। वेट ऑफ सॉल्यूट आप देख पा रहे हैं कितना है, कितना ग्राम मिलाया भाई, 62 ग्राम मिलाया है, तो ये 62 हो गया। नाउ व्हाट इज द मोलर मास ऑफ दिस इथाइलिन ग्लाइकोल, वो तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई, ये हो गया आपका 17 17 34 एंड 28, यानी ये 62 ग्राम पर मोल ही इसका मोलर मास है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि 62 से हम 62 बहुत आसानी से कैंसिल कर देंगे। दिस इज 1000 अपॉन वाटर का मुझे मास तो फाइंड आउट करना है, और KF दे रखा है 1.86। क्वेश्चन का लॉजिक समझे हो, मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर जब हमने इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाया तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी 10 की नहीं हुई होगी, वो कम हुई होगी, -4 -3, इसीलिए -10 तक ठंडा किया तो उसमें आपका बर्फ बनना शुरू हो गया। तो मैं यहां पर जो चेंज आया है उसको 10 मान लेता हूं एक बार को, जब मैं यहां, क्योंकि अल्टीमेटली ये है तो चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो वो मैं 10 रख सकता हूं। यहां से मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा, ये मास ऑफ वाटर 250 ग्राम से कम आने वाला है। क्यों आएगा 250 ग्राम से कम, क्योंकि बाकी हिस्सा बर्फ में कन्वर्ट हो गया होगा, है ना। तो यहां से WH2O बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे निकाल सकते हैं, देखो बेटा, ये आपका 10 है, ये आपका 62/62 तो कैंसिल हो गया, इनटू 1000 अपॉन W ऑफ H2O, वो तो मुझे फाइंड आउट करना है, इनटू 1.86। W ऑफ H2O को इधर पहुंचा दूं, दिस इज 1000 अपॉन 10 इंटू 1.86, तो बेटा ये आ गया 186 ग्राम आया। देख रहे हैं पानी का भार जो आ रहा है वो 186 ग्राम आ रहा है, जबकि आपने वाटर लिया था वो कितना लिया था, 250 ग्राम। इसका मतलब आइस सेपरेटेड, आइस का जो मास आएगा, W ऑफ आइस जो आएगा वो 250 माइनस 186 यानी कि 64 ग्राम यहां पर आइस क्या होगी, सेपरेट हो गई होगी, क्योंकि 186 ग्राम ही पानी रह गया, बाकी पानी कहां चला गया, बर्फ में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए बेसिकली मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है कि यहां मैं टेंपरेचर का डिफरेंस 10 रख के देखता हूं तो मुझे W ऑफ H2O पता चल जाएगा। ये W ऑफ H2O यानी कि यदि मैं इसे 10 तक कम करूं तो ये W ऑफ H2O सिर्फ कितना रह जाएगा, 186 रह जाएगा। ऐसी परिस्थिति के अंदर जो आपका मास वाटर का बर्फ में बदला वो 64 होगा, यानी कि आंसर भी इसका 64 ग्राम होने वाला है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि A और B आपस में मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। समझते हैं आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है ना, राउल्ट नियम का जो पालन करता है उसको बोलते हैं। अब यहां पर बोला गया है कि शुद्ध A यानी ये P0A है और शुद्ध B यानी ये P0B है, और उस वाष्प का क्या संगठन होगा जो A के 40 मोल % के साथ साम्य में। बहुत ही बढ़िया सवाल है क्योंकि यह डाल्टन और राउल्ट का मिला जुला रूप माना जाता है। देखो बच्चों, मैं अब यहां समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सॉल्यूशन तो हम क्वेश्चन का करा ही देंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना सॉल्यूशन के वो भी आप तक पहुंचे। ठीक है, तो देखिएगा जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, निश्चित तौर पर आपकी मदद होगी इससे। ठीक है ना, देखिए ये हमने कहा कि भाई वाष्प है और ये द्रव है। ये जो है ना वो वाष्प A+B है,
ये बेटा इसमें वाष्प ए भी है और बी भी है, और ये जो नीचे है वो द्रव क्या है, ए और बी है। द्रव से वाष्प बनी होगी। अब ध्यान रखना कि द्रव की मोल भिन्न को थोड़ा डिफरेंशिएट करने के हिसाब से द्रव की मोल भिन्न को हम XA XB से बता देते हैं, और जो गैस अवस्था की मोल भिन्न है उसको YA YB से बता देते हैं ताकि डिफरेंशिएट कर सकें। यूं तो हमको मालूम है कि मोल भिन्नों को हम एक्स से दिखाते हैं, लेकिन यहां पर दो तरह की मोल भिन्न आपके सामने हैं भाई, एक तो द्रव की मोल भिन्न होगी और एक वाष्प की होगी, ठीक है। यहां दो तरह की मोल भिन्न है, एक तो द्रव की मोल भिन्न, दूसरी वाष्प की मोल भिन्न। अब जो द्रव के लिए लगता है वह नियम हम राउल्ट नियम, यानी कि जिसमें द्रवों की मोल भिन्न का उपयोग किया जाए वह राउल्ट नियम होता है, जिसमें वाष्प की मोल भिन्न का उपयोग किया जाए वह डाल्टन नियम होता है। यहां बहुत ध्यान से समझना, कभी कभी इसमें कंफ्यूजन रहता है। राउल्ट डाल्टन थोड़ा बहुत परेशान करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। राउल्ट नियम यह कहता है कि इस द्रव के मिश्रण का वाष्प दाब, यानी जो ये वाष्प दाब बन रही है वो इस पे दाब डाल रही होगी, उस वाष्प दाब को आप निकाल सकते हो इन द्रव की मोल भिन्न से, यानी लिक्विड की मोल फ्रैक्शन से इस वेपर का प्रेशर मैं निकाल सकता हूं। ये राउल्ट नियम कहलाता है। और डाल्टन लॉ क्या कहता है कि इसका प्रेशर मैं निकाल सकता हूं इसी की मोल भिन्न से, यानी इसी स्टेट की मोल फ्रैक्शन से। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। हालांकि प्रेशर तो एक ही मिक्सचर का निकाल रहे हैं दोनों, इस बात को मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने लायक है। राउल्स लॉ में बेटा यूज किया जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड को, दोनों लॉ में कंपेयर कर रहे हैं हम, है ना। लिक्विड की मोल फ्रैक्शन का यूज किया जाता है राउल्स लॉ में, और डाल्टन्स लॉ जो अपना है ना उसमें हम इस्तेमाल करते हैं किसको, वेपर स्टेट की मोल फ्रैक्शन को। ये डिफरेंस है बेसिकली दोनों के बीच में। लेकिन क्या दोनों से प्रेशर अलग अलग आएंगे? अरे बिल्कुल नहीं, ऐसा होता तो एक लॉ गलत हो जाएगा। यदि राउल्स लॉ से अलग प्रेशर आए, डाल्टन्स लॉ से अलग प्रेशर आए, तो इसका मतलब कोई ना कोई एक लॉ गलत हो जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कोई चीज लॉ बनी है तो वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव होने के बाद बनती है। तो राउल्स लॉ से जो प्रेशर आता है और जो डाल्टन्स लॉ से प्रेशर आता है वो सेम ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है। राउल्स लॉ प्रेशर निकालने के लिए कौन सी मोल फ्रैक्शन का यूज करता है बच्चों? लिक्विड स्टेट की मोल फ्रैक्शन, जिसको यहां XA XB से दिखाया गया है। और डाल्टन अपने लॉ में किसका इस्तेमाल करता है? वेपर स्टेट की मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करता है बच्चों। और हमको यहां इस क्वेश्चन में लिक्विड की जानकारी देकर वेपर के बारे में पूछा हुआ है। लिक्विड, देखो राउल्स लॉ की एक्सप्रेशन में लिख देता हूं, फिर हम न्यूमेरिकल पर आ जाएंगे। राउल्स लॉ की एक्सप्रेशन क्या कहती है बेटा? PA इज इक्वल्स टू P नॉट A XA। P नॉट A क्या है? प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। XA क्या है? लिक्विड का मोल फ्रैक्शन, है ना, A लिक्विड का। और PB का क्या कहना है इसका? P नॉट B XB कहना है बेटा। और जब ये ही हम डाल्टन्स लॉ को यूज करेंगे तो वो क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ कहता है बेटा PA इज इक्वल्स टू PT इंटू YA एंड PB इज इक्वल्स टू PT इंटू YB। देखो यहां पर भी पार्शियल प्रेशर निकालते हैं लिक्विड स्टेट की मोल फ्रैक्शन का यूज करके। राउल्स लॉ में पार्शियल प्रेशर निकालते हैं लिक्विड स्टेट की मोल फ्रैक्शन का यूज करके। डाल्टन्स लॉ में निकालते हैं वेपर स्टेट की मोल फ्रैक्शन यूज करके। दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ रहे हैं। लिक्विड की मोल फ्रैक्शन यूज हो रही है राउल्स लॉ में, वेपर की मोल फ्रैक्शन यूज हो रही है डाल्टन्स लॉ में। दोनों से आने वाले प्रेशर, पार्शियल प्रेशर या टोटल प्रेशर सेम ही होते हैं। अलग अलग कैसे होंगे? दो लॉ से अलग अलग प्रेशर सेम सब्सटेंस के कैसे आ सकते हैं भाई? यानी कि मुद्दे की बात आप समझे हो कि यहां पर प्रेशर तो इस मिक्सचर का ही है ना, तो वो दोनों से सेम आएगा। द ओनली डिफरेंस इज, एक में हम यहां की मोल फ्रैक्शन यूज करते हैं, एक में हम यहां की मोल फ्रैक्शन यूज करते हैं। तो मुझे यदि लिक्विड स्टेट की मोल फ्रैक्शन दे दी जाए
तो मैं वेपर स्टेट की मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं कि नहीं विद बाय कंपेयरिंग दीज टू, क्योंकि ये Pa इसके बराबर है मेरे भाई, ये Pb भी इसके बराबर है, तो मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो आसानी से निकल जाएगा। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा था? मुझे P0A दे रखा है, मुझे P0B भी दे रखा है, मुझे YA और YB पूछा है। तो यहां पर इन्होंने इसे X से XB ही लिखा है, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना। X से XB ही लिखा है, जो बेसिकली वेपर स्टेट की मोल फ्रैक्शन ये, उसको इन्होंने X से XB कह दिया है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। वो कुछ भी कह सकते हो आप, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए करना क्या है, हमको सबसे पहले यहां राउल्स लॉ का यूज करना है। राउल्स लॉ क्या बोलता है बेटा कि PA इज इक्वल्स टू P0A इंटू XA। P0A कितना है बेटा? P0A आपका 7 इंटू 10⁻³ है, आई थिंक सो। ये रहा 7 इंटू 10⁻³ और मोल फ्रैक्शन कितना है? 40 मोल परसेंट, मतलब 0.4 हुआ ना। 40 मोल परसेंट का मतलब 0.4 हुआ। सो दिस इज 7 इंटू 10⁻³ इंटू 0.4, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2.8 इंटू 10⁻³ पास्कल। इसी तरह से Pb के लिए इसका इस्तेमाल करूं तो वो हो जाएगा बेटा P0B इंटू XB हो जाएगा। P0B मुझे दे रखा है 12 इंटू 10⁻³, और कॉमन सेंस है कि यदि मोल फ्रैक्शन A का 0.4 है तो B का 0.6 ही होगा। हमेशा याद रखना कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 होता है कि नहीं? जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है बेटा वो तो हमेशा 1 होता है। सो यहां से मुझे ये क्या मिल गया? 7.2 इंटू 10⁻³ पास्कल। टोटल प्रेशर कितना आ गया मिक्सचर का? टोटल प्रेशर तो Pa प्लस Pb से ही आएगा, है ना। तो ये Pa प्लस Pb कर दिया, तो ये बेटा कितना आ गया? 7.2 के अंदर 2.8 को जोड़ दो तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज 10 इंटू 10⁻³ पास्कल आ गया। अब मैं किसका यूज करूंगा? मैं डाल्टन्स लॉ का यूज करूंगा। डाल्टन्स लॉ क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि वेपर स्टेट की मोल फ्रैक्शन पूछी है, लिक्विड स्टेट की गिवन थी। क्या कहता है डाल्टन्स लॉ? Pa इज इक्वल्स टू Pt इंटू YA। YA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर, जिसको उन्होंने वहां एक से ही लिख दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कुल मिलाकर वेपर स्टेट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, ठीक है बच्चों। सो यहां से YA में निकाल सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। दिस इज कमिंग आउट टू बी Pa अपॉन Pt। तो देखो बेटा Pa कितना आया था? दिस इज 2.8 इंटू 10⁻³ आया था, अपॉन दिस इज 10 इंटू 10⁻³ आया था। तो दिखता है कि ये 0.28 हो जाएगा। और यदि ये 0.28 है तो मुझे B को तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है वैसे देखा जाए, तो वह कितना होगा? 0.72 हो जाएगा। सो एक मोल फ्रैक्शन आपका 0.28 आया, दूसरा मोल फ्रैक्शन 0.72 आया। ये क्या है मैं फिर बता दूं यहां पर कि YA और YB क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर स्टेट है। अक्सर कंफ्यूजन थोड़ा बहुत रहता है इसमें, तो वो हम क्लियर करना चाह रहे हैं। आप इस कंपैरिजन से बहुत आसानी से समझ सकते हो कि राउल्स लॉ और डाल्टन्स लॉ दोनों से किसी गैसियस मिक्सचर का वेपर प्रेशर निकाला जा सकता है, नो डाउट। लेकिन राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो मोल फ्रैक्शन उसको निकालने में यूज होती हैं वह लिक्विड स्टेट की होती हैं, और डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो मोल फ्रैक्शन यूज होती हैं वह वेपर स्टेट की होती हैं। इसीलिए इस तरह के न्यूमेरिकल में हमको लिक्विड की मोल फ्रैक्शन देकर वेपर की पूछी जाती है, या फिर वेपर की देकर लिक्विड की भी पूछ सकता था। दोनों के फॉर्म आपके सामने हैं, दोनों को कैसे यूज करना है। अच्छा, क्या इनसे प्रेशर अलग अलग आएगा? बिल्कुल भी नहीं आ सकता, क्योंकि प्रेशर तो इस मिक्सचर का है। वो किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग इस मिक्सचर को थोड़ी ना मालूम राउल्ट और डाल्टन कौन है कौन नहीं है, कौन से प्राणी है, कहां रहते हैं, इनको नहीं मालूम। इस गैसियस मिक्सचर को इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका प्रेशर अपना, वो प्रेशर तो सेम ही आएगा, आप किसी भी लॉ से निकाल ली, ठीक है। सो उम्मीद है ये दोनों लॉ का कंपैरिजन आप समझ गए होंगे। फिलहाल इसमें जो आंसर है यह आपका 0.28 और 0.72 है। मैं फिर बता दूं यहां इससे YA और YB से कहीं कंफ्यूजन X से XB से मत हो जाना, मोल फ्रैक्शन को इन्होंने X से ही दिखाया है, ठीक। उम्मीद है क्वेश्चन को आप समझे होंगे। साथ में हमने इंफॉर्मेशन राउल्स और डाल्टन लॉ की भी देने की कोशिश की है कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है और उसका यूज कैसे करना होता है। बढ़ते हैं आगे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है
बेंजोइक अम्ल के अणु बेंजीन में डाइमराइज होते हैं। देखिए वैसे तो बेंजोइक अम्ल एक विद्युत अपघट्य है दुर्बल, जो आयनित होता है ना। वो आमतौर पर तो हम कहेंगे कि C6H5COO- प्लस H प्लस बनाता है, लेकिन यहां तो आप डाइमराइज करा रहे हो, क्योंकि बेंजीन में वो ऐसा करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। मैं यदि बेंजोइक एसिड को पानी में घोलूंगा तो थोड़ी ना फिर ऐसा करेगा, पानी में तो वह अपने आयनों में ब्रेक होगा, इसलिए तो अम्ल है। सो बेंजीन के अंदर ध्यान रखें, बेंजीन कहा गया है डाइमराइज होता है। डाइमराइज का मतलब समझ रहे हो भाई, दो अणु मिलकर एक बनाते हैं, दो अणु संयुक्त हो जाते हैं आपस में। 30 ग्राम बेंजीन में घुलित W ग्राम अम्ल 2K के बराबर हिमांक में अपनोन प्रदर्शित करता है। यदि अम्ल का संगुणन का प्रतिशत 80 हो तो W का मान क्या होगा? सीधे सीधे बच्चों ये अपने को करना है, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M इंटू I से। I क्या होता है? वॉन्ट ऑफ कारक, समझते हैं? आई जो है वो वन ऑफ कारक होता है। इसको आपने हो सकता है अलग अलग तरीके से इसके फॉर्मूले को जाना हो। फिलहाल मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं वो आपको सभी केसेस में यूज किया जा सकता है, चाहे संगुणन हो चाहे वियोजन हो, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को समझ लीजिएगा। एन क्या है यहां पर? नंबर ऑफ मोल्स, थोड़ा सा समझिएगा, नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड बाय 1 मोल। मैं बताता हूं अभी इसको, ठीक है ना। और अल्फा क्या है बेटा यहां पर? दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन एसोसिएशन का अंतर तो समझ रहे हो। फिलहाल ये केस किसका बताया गया है हमें? ये हमें एसोसिएशन का केस दिया गया है, क्योंकि यहां अणु जुड़ रहे हैं, यह टूट नहीं रहा मेरे भाई, यहां ये ऐड हो रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। देखिए निश्चित तौर पर इस प्रश्न में कुछ भी मुझे सॉल्व करना है तो आई चाहिए। आई यानी वांट ऑफ कारक। वांट ऑफ कारक तो मुझे निकालना ही पड़ेगा, तभी ये प्रश्न में सॉल्व कर पाऊंगा। अब वांट ऑफ कारक का सूत्र आपके सामने है। केवल इसमें एक ही बात समझनी है कि n कितना होता है। यदि n का मान ज्ञात हो जाए तो यहां पर डेल्टा TF वाले की मदद से मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन जो भी मुझसे पूछा गया मैं निकाल लूंगा, लेकिन I निकालना चाहिए। I के लिए n चाहिए। n कितना है बेटा? n क्या होता है? 1 मोल से कितने मोल बनते हैं? यहां तो 2 मोल से 1 मोल बन रहा है भाई, 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो n बराबर 1/2 हुआ कि नहीं हुआ? यह समझने वाली बात है। यहां इमोशनल हो जाते हैं अक्सर हम, यह समझने की चीज है कि यहां n का मान 1/2 क्यों लिया है भाई। सिंपल है, सुनिएगा ध्यान से। 1 मोल से जितने मोल बनते हैं वो n कहलाता है। यहां तो 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 1 से तो आधा ही बन रहा होगा ना। अरे प्रभु 1 से तो आधा बनेगा कि नहीं? तो n का मान 1/2 हो जाएगा। अल्फा का मान 0.8 है, वो दिया गया है। तो यहां से वी कैन फाइंड आउट दिस I 1 + 0.5 - 1 × 0.8 हो जाएगा। सो बेटा ये 0.6 आ गया, क्योंकि ये माइनस का 1/2 है। वो गुणे भाग तो आप कर सकते हो। सो I का मान 0.6 आ गया। सिर्फ समझने वाली बात इतनी सी कि n कितना आया, कहां से आया। तो बेटा n जो है वह 1 मोल से प्राप्त मोल होते हैं। यहां 2 से 1 बन रहा है तो 1 से आधा कर दिया हमने। I का मान आपको पता चल गया। बस अब तो कुछ दिक्कत है ही नहीं, अब तो यह प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैं इस m को क्या लिख सकता हूं? W सोल्यूट लिख सकता हूं, अपॉन यहां क्या लिख सकता हूं? m ऑफ सोल्यूट लिख सकता हूं, इनटू 1000 अपॉन यहां क्या लिख सकता हूं? W सॉल्वेंट लिख सकता हूं, इनटू ये 0.6 जो मैं निकाल के लाया अभी थोड़ी देर पहले। देखिएगा और बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यह मोललता है बेटा, और मोललता तो हमको मालूम है कि मोललता W सोल्यूट अपॉन M सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन W सॉल्वेंट होती है। ये कोई नई बात बिल्कुल नहीं हो सकती। अब मुझे क्या क्या मान दे रखे हैं देखिएगा प्रश्न में। 30 ग्राम बेंजीन में घुलित ये तुम्हें विलायक का भार दे रखा है। W ग्राम मुझे पता करना है बेंजोइक का। हिमांक अपनमन 2K है, हिमांक अपनमन 2K और KF का मान 5 है। इन सभी मान को यहां रख दीजिए। हिमांक अपनमन 2 का, KF का मान 5, W मुझसे पूछा गया। सॉल्यूट, सॉल्यूट का अणुभार, सॉल्यूट का अणुभार, सॉल्यूट कौन है? बेंजोइक एसिड, 122 अणुभार 1000 बटा W सॉल्वेंट। W सॉल्वेंट कितना है?
कितना पानी में घुला है, कितना पानी में घुला गया है, पानी नहीं सॉरी बेंजीन में घुला गया, बेंजीन कितना है, ये 30 ग्राम बेंजीन में इसको घुला गया है, इनटू ये हो गया आपका 0.6 क्या आई है, वन टॉप गुणांक, ठीक है ना, वन टॉप कारक है। यहां से इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, नो डाउट एट ऑल। देखिए क्या आएगा, दिस इज 122 इंटू 2 हो जाएगा, ये आपका कैंसिल होकर 0.1 बचेगा। कैसे, ये 6 बचेगा ना बेटा, ये 6 है तो उससे कैंसिल करूं तो ऊपर 0.1 बचता है। तो यहां पर आप कह सकते हो कि दिस इज कमिंग आउट टू बी, चलो एक बार को लिख देता हूं पूरा, अपॉन 5 इंटू 1000 इंटू 0.6 इक्वल्स टू W। ठीक है, W यहां रहने दिया, बाकी चीजों को इधर भेज दिया। सो अब यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, ये 10 आ जाएगा, कुल मिलाकर के यह आंसर आपका 2.4 ग्राम दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर कितना आ रहा है, 2.4 ग्राम। सॉल्व करेंगे आसानी से वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन समझे हैं, सुनिए फिर से। बेंजोइक एसिड पानी में डालने पर आयनों में टूटता है, डिसोसिएट होता है, पर यहां बेंजीन में घोला गया, बेंजीन में यह हाइड्रोजन बंध के द्वारा डाइमराइज हो जाता है। ऐसा ही एसिटिक एसिड के लिए भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, डाइमराइज हो जाता है तो उसके लिए वॉन्ट ऑफ कारक यूज करना पड़ेगा। वॉन्ट ऑफ कारक कब यूज करना पड़ता है हमको सॉल्यूशन चैप्टर में, जब विलय वियोजित या संगुणित हो रहा हो, क्योंकि उस समय उसके कणों की संख्या बदल जाती है। तो यहां वॉन्ट ऑफ कारक निकालने का तरीका हमने आपके सामने रख दिया है, I इक्वल्स टू 1 + n-1 अल्फा। यह फॉर्मूला आप कभी भी यूज कर सकते हो, चाहे वियोजन हो रहा हो चाहे संगुणन हो रहा हो, क्योंकि वॉन्ट ऑफ कारक के भी अलग अलग सूत्र पढ़ने में आते हैं। तो यहां पर इससे हमने I निकाल दिया, I को यहां फिट कर दिया। भैया ये तो मानते हो ना कि डेल्टा TF का सूत्र KF इंटू M होता है, लेकिन वियोजन और संगुणन के केस में इंटू I भी होता है। वियोजन और संगुणन के केस में वॉन्ट ऑफ कारक का इस्तेमाल हमेशा अणुसंख्यक गुणों यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जरूर करना। पाई इक्वल्स टू CRT होता है ना, लेकिन वियोजित संगुणित हो रहा हो विलय तो क्या करोगे, एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है तो क्या करोगे, CRT इंटू I करोगे। CRT इंटू I जरूर आएगा। आपके सामने है पूरा प्रश्न, उम्मीद है समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। यह भी एक न्यूमेरिकल है। 27 डिग्री पर एक सॉल्यूशन में 100 ml वाटर में 0.6 ग्राम यूरिया घोलकर तैयार किया गया। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। यूरिया न तो डिसोसिएट होता है न तो एसोसिएट होता है, उसके लिए I की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। सीधे सीधे हमको पाई इज इक्वल टू CRT लगाने के लिए कहा जा रहा है। C यहां मोलेरिटी होती है, आपको मालूम है ना कि पाई के अंदर मोलेरिटी आती है, बाकी गुणों में मोलेलिटी आती है, यह भी ध्यान रखिएगा। सो यहां मोलरता होती है, ये मोलरता के अंदर क्या करेंगे बेटा, मोलरता कैसे निकालते हैं, ये 0.6 इंटू 60 1000 अपॉन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर। आसान सवाल है ये, 100 हो गया। R की वैल्यू, R गैस कांस्टेंट ही है ना यहाँ पर, जिसकी वैल्यू 0.0821 होती है। टेम्परेचर आपका 300 गिवन है। ये आपका डायरेक्टली पाई की वैल्यू हो जाएगी। तो बहुत आसान है इसे सॉल्व करना, उम्मीद है आप इजी वे के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कीजिएगा देखिए, ये कैंसिल कर देते हैं अपन इसको फटाफट से। पहले तो ये 10 आएगा, वो भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब यहां पर कुल मिलाकर ये 1/10 बचा है, यानी 30 इंटू 0.081 करना है। 30 इंटू 0.081 करेंगे, सो ये 2.46 वाला आंसर आता दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहां पर आपने पॉइंट्स, अच्छा ये दो सॉल्यूशन है, ओके। यहां पर थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये एक नहीं है बल्कि दो सॉल्यूशन है। सिर्फ यूरिया नहीं घोला गया बल्कि ग्लूकोज भी घोला है। कोई बात नहीं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या कर दो, CR2, ये CRT किसका लगाओ, ये CRT आप यूरिया इंटू R इंटू T, अरे RT तो सेम ही होंगे। और ये C किसका है बेटा, इसमें दो सॉल्यूट घोले गए हैं। ध्यान से देखें प्रश्न को, उतना आसान नहीं है जैसा हम सोच रहे थे कि एक ही सॉल्यूट होगा, लेकिन यहाँ दो सॉल्यूट हैं। तो C ऑफ ग्लूकोज इंटू R इंटू T कर दिया जाएगा। बेटा यहाँ दो सब्सटेंस घोले हुए हैं, यूरिया भी घोला है ग्लूकोज भी घोला है। कोई बात नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्यक गुण है, तो वो जोड़ दीजिए आपस में। सो फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये RT आपका बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा बेटा, C यूरिया प्लस C क्या बचेगा, ग्लूकोज।
अब देखिए 0.6 ग्राम यूरिया है और 1.8 ग्राम ग्लूकोज है, दोनों के लिए सी निकाल देते हैं हम। कैसे निकालोगे देखिएगा, यहां दो सोल्यूट हैं भाई, तो ये हो गया RT तो आपका बाहर आ गया, ये है C यूरिया प्लस C क्या है, ग्लूकोज है। अरे RT तो सेम ही है ना दोनों के लिए, तो उसको रख देंगे हम बाद में। अब यूरिया C कैसे निकालेंगे, कितना ग्राम यूरिया गोला था, 0.6 था ना, 0.6 है बिल्कुल, 0.6 ग्राम यहां पर हमसे यूरिया घोलने के लिए कहा गया है, तो ये 0.6 अपॉन 60 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम हो गया 100 प्लस ये हो गया 1.8 अपॉन 180 इंटू 1000 अपॉन 100। ये देखिए दो सॉल्यूट घोले गए हैं, अकेला यूरिया नहीं है, साथ में ग्लूकोज भी इसमें डिसॉल्व है, तो दोनों की कंसेंट्रेशन यूज करनी पड़ेगी ना। अणुसंख्यक गुणों का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही तो डिपेंड करता है, ये कौन सा सोल्यूट है इससे तो मतलब ही नहीं है, सोल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, इसीलिए दोनों का हमने यहां सम कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये 0.0821 हो गया, टेम्परेचर आपका 300 आपको गिवन है ऑलरेडी। अब अंदर का हिसाब देखिए क्या होगा, ये दिस इज कमिंग आउट टू बी 600, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इससे यदि मैं आगे सॉल्व करूं तो ये बात सामने आती है कि बेटा यहां पर ये आपका 10 हो गया, ठीक है। अब कैंसिल करता हूं इसको, 1 2 3 कैंसिल, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 0.1 आपका बचता है, ये आपका 0.1 बचता है, ठीक है ना, दिस इज 0.1 और ये भी एज इट इज आपका 0.1 ही बनेगा, यानी कुल मिलाकर के ये 0.2 आ गया। तो ये हो गया आपका 0.0821 इंटू 300 इंटू क्या करेंगे 0.2 कर देंगे, ठीक है। इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये हो गया बेटा आपका कितना, ये यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 24 पॉइंट समथिंग आता है। सो यहां पर 0.2 से और मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये 60 है अल्टीमेटली, 0.0821 इंटू 0.2 से इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है ना। अब इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.92 आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये रहा, ठीक है, बात समझे। द ओनली थिंग इज कि हमने दो तरह के सोल्यूट एक साथ मिला दिए, बिल्कुल हो सकता है, उसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। यदि आपने दो सोल्यूट मिला दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो यहां कम से कम ये ऐसे सोल्यूट हैं जो डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होते, इसी में ऐसा क्वेश्चन भी दे देते हैं कि दोनों ही डिसोसिएट होते, कोई बात नहीं, यहां फिर इंटू आई और लगाया जाता, यहां फिर इंटू आई और लगाया जाता। भाई इसमें ऐसा भी दे सकता था मैं कि यहां KCl है, Na2SO4 है, अब बताइए, कुछ नहीं करना, CrTi प्लस CrTi कर देना, एक तरफ NaCl के लिए, दूसरी तरफ Na2SO4 के लिए। आई यहां क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि ग्लूकोज और यूरिया ये ऐसे सॉल्यूट हैं जो अंदर डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होते हैं, तो उनके लिए I1 होता है, देयर इज नो नीड टू गो फॉर द वांट ऑफ फैक्टर, तो उनके लिए सीधा सीधा हमने यूज कर लिया। समझ गए हैं, उम्मीद है क्लियर होगा। एक सॉल्यूट नहीं है बल्कि दो सॉल्यूट का केस ये था, बाकी आगे सिंपल कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपल गुणे भागते हैं तो ठीक है। चलो, रूम टेम्परेचर पर यूरिया का एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसमें 0.6 ग्राम यूरिया को 360 ग्राम जल में घोल करके बनाया गया है। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 35 हो तो वेपर प्रेशर लोअरिंग पूछी है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा हुआ है, यानी कि आपसे पूछा P0 माइनस PS, P0 माइनस PS को ही तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। देखो बेटा क्या कहानी है इसके पीछे, सिंपल है, ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है बेटा, जैसे पानी है, इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो P0 कहलाता है। इसमें मैंने कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया, एक ऐसा सोल्यूट जो वोलेटाइल ना हो, जैसे कि नमक वगैरह मिला दिया, कोई दूसरा सॉल्ट मिला दिया। अब आपके पास क्या तैयार हो गया, ये सॉल्यूशन तैयार हो गया, मान लेते हैं ऐसे दिखा रहा हूं मैं इसको, है ना, ये बन गया बेटा सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसको हम बोलते हैं PS। अब ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ना वो कम होता है किससे, वह P0 से कम होता है, क्योंकि ये जो सॉल्यूट पार्टिकल है ना इसको ज्यादा वेपोराइज नहीं होने देना चाहते हैं। अब वेपोराइज कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। सो यानी कि नमक मिला हुआ पानी का वेपर प्रेशर प्योर वाटर से कम है।
ये तो एक एग्जांपल बता रहा हूं कि नमक मिले हुए पानी का वेपर प्रेशर प्योर वाटर से कम होगा, प्योर पानी से कम होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इसका वेपर प्रेशर पी नॉट है, इसका वेपर प्रेशर पीएस है, इस कमी को ही क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस कमी को ही कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और एक टर्म आती है बेटा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो आपका एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। पर आपसे आरएलवीपी नहीं पूछा है, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं पूछा है, बजाय उसके सिर्फ पी नॉट माइनस पी एस पूछा है। कोई बात नहीं, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान होगा बच्चों, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन व्हाट, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये भी एक फॉर्मूला होता है। या फिर ध्यान रखिएगा इसका ये एक फॉर्मूला और होता है जो इसी से डिराइव करके आता है, आपको जैसी जरूरत महसूस हो उसके हिसाब से फॉर्मूले को यूज कीजिएगा। यह फॉर्मूला भी बहुत हेल्पफुल होता है, सेकंड वाला, इसमें कैलकुलेशन भी थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो आप चाहें जो फॉर्मूला यूज कर लीजिए। आपसे पूछा तो पी नॉट माइनस पी एस है। अब प्रश्न क्या था, इस पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 35 हो तो वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमको पीएस तो गिवन है नहीं, इसलिए फर्स्ट फॉर्मूले को ही हमें फिलहाल यहां यूज करना पड़ेगा। 0.6 ग्राम यूरिया है और 360 ग्राम वाटर है, 0.6 ग्राम हमारे पास यूरिया और 360 ग्राम वाटर है। तो देखिए बच्चों, फॉर्मूला हमको ये पहला वाला लगाना पड़ेगा, पी नॉट माइनस पी एस, ये मुझसे पूछा गया है, पी नॉट मुझे गिवन है, इक्वल्स टू स्मॉल एन, स्मॉल एन कितना है बेटा, कितना ग्राम आपने डिसॉल्व किया है, 0.6 ग्राम यूरिया है ना, 0.6 ग्राम यूरिया, तो 0.6 अपॉन मोलर मास 60 प्लस हो जाएगा 0.6 अपॉन 60 प्लस 360 डिवाइडेड बाई 18। और पी नॉट आपको 30 mm, पी नॉट आपको दिया हुआ है, देखिए पी नॉट आपको दिया हुआ है 35 mm, नॉट 30, प्योर वाटर का पी नॉट 35 दिया हुआ है, तो यहां वैल्यू रख करके हम इसको निकाल सकते हैं। मुझे फाइंड आउट करना है पी नॉट माइनस पी एस, ये हो गया आपका 0.01 और ये हो गया आपका 20.01, समझ रहे हो, 20.01 हो गया इंटू 35, इंटू क्या कर देना है 35 करना है। क्यों कर रहे हैं वो चीज आपके सामने है, आप खुद से इसे समझिए कि कुल मिलाकर हमसे पूछा क्या गया है, आप वो समझने की कोशिश करें तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि बात क्या चल रही है। आई थिंक ये जो आंसर आएगा वह आपका 0.017 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। द ओनली थिंग इज कि हमसे पी नॉट माइनस पी एस पूछा गया है। कभी कभी इसमें इस तरह के क्वेश्चन में बताऊं आपको, कैलकुलेशन मिस्टेक की थोड़ी पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है ना। जो हमने इससे पहले पाया है बच्चों से डिस्कशन के बाद, तो ये पाया कि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने की गुंजाइश थोड़ी अधिक रहती है। कई बच्चे तो उसमें आरएलवीपी निकाल लाते हैं, क्योंकि आरएलवीपी हमारे लिए ज्यादा कॉमन होता है, यहां रिलेटिव टर्म यूज ही नहीं किया गया है, जबकि आप देख रहे हैं साफ, है ना। सो इसमें थोड़ा सा केयरफुल होकर करें, यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है तो। आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, पर कैलकुलेशन तो वो आपको ही करनी है भाई। अब देखिए, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसमें हमसे कहा गया है कि 4 गैसेज है हमारे पास, W, X, Y, Z, और उनके लिए KH का मान दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा प्लॉट जो है वो सही साबित होगा। निश्चित तौर पे प्लॉट की प्रकृति हमको पता करनी है, ठीक है। प्लॉट की प्रकृति जहां तक हमको पता करनी है तो उसके लिए हमको हेनरीज लॉ लगाना पड़ेगा, यहां कोई डाउट नहीं इसके अंदर, है ना। अभी मैंने बताया था हेनरीज लॉ क्या होता है बेटा, देखो समझो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। KH इंटू एक्स गैस, मुझे बताइए इस एक्स गैस को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस XH2O लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो तो हमेशा 1 के बराबर होता है। सो ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये बात पता चलेगी कि ये हो जाएगा बेटा KH माइनस KH इंटू XH2O। नाउ इट इज कंपेरेबल विद द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब आप खुद से कर सकते हैं इस प्रश्न को, मैथ्स के स्टूडेंट हो भाई,
कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। बायोलॉजी वालों को भी कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। ऐसी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो सब हम लोग देखते हैं अलग अलग चैप्टर में, फिजिक्स में काम आता है, केमिस्ट्री में काम आता है। तो ये स्लोप से आप अब आइडिया लगा सकते हो, स्लोप से आपको पता चल जाएगा भाई कि यह KH, क्योंकि आपको KH की वैल्यू दे रखी है। मुझे यदि KH की वैल्यू पता हो तो मैं आइडिया लगा सकता हूं कि नहीं कौन सा प्लॉट किसके लिए आएगा। बिल्कुल सिंपल है, आसानी से पता लगा सकते हैं हम। देखिए यह तो कंफर्म है कि ये दोनों प्लॉट तो नहीं आएंगे, नेगेटिव स्लोप है ही नहीं, ये तो कैंसिल हो गए भाई। ये तो नेगेटिव स्लोप है नहीं, ये तो पॉजिटिव स्लोप वाले हैं, ये तो आएंगे नहीं। दो यहां पर नेगेटिव स्लोप वाले दिखा रहे हैं, उसमें से थर्ड और फोर्थ में से कौन सा होगा, बहुत आसानी से समझ में आता है। सबसे ज्यादा स्लोप स्टिफनेस किसमें होनी चाहिए, आपके Z के अंदर होनी चाहिए। सबसे ज्यादा ढाल तो उसी की होनी चाहिए। तो यहां तो बिल्कुल भी कोई दिख ही नहीं रहा स्लोप, तो ये नहीं हो सकता मेरे भाई, फोर्थ वाला होगा। क्योंकि देखिए Z में सबसे ज्यादा ढाल आएगी, सबसे ज्यादा स्टिफनेस होगी, क्योंकि उसकी KH की वैल्यू हाईएस्ट है। भाई कितनी आसानी से पता लगाया जा सकता है इस प्लॉट से। आप देखो कुछ सॉल्यूशन नहीं करना, फर्स्ट और सेकंड तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में तो स्लोप ही आपकी पॉजिटिव आती दिखाई दे रही है। हाउ इट इज पॉसिबल कि स्लोप पॉजिटिव आए? दिख रहा है कि आपको ये चीज कि यहां स्लोप पॉजिटिव नहीं आएगी? भाई ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव आना चाहिए। और उसमें भी सबसे ज्यादा स्टिफनेस जो आनी चाहिए वो Z के अंदर आनी चाहिए, W में सबसे कम आनी चाहिए, क्योंकि W के लिए 0.5 है इस KH की वैल्यू। सो यही मोस्ट सुटेबल है। वैसे देखा जाए तो प्रश्न थोड़ा सा डरावना सा लगता है कि अरे ये क्या हो गया, लेकिन जब आप उस क्वेश्चन से लड़ने लग जाएंगे, एक बार एंट्री कर जाओगे तो दिक्कत महसूस नहीं होगी। यही खासियत होती है जेईई की क्वेश्चंस की, चाहे वो मेंस हो चाहे एडवांस हो। आपको पहली बार में थोड़ा सा अजीब लगेंगे, वो भयानक से लगेंगे, लेकिन यदि कॉन्सेप्ट आते हैं तो वो सॉल्व होते जाते हैं। उनमें एक बार एंटर कर गए ना तो सॉल्व होते जाते हैं। और फर्स्ट टाइम देखते हैं तो फिर लगता है अरे बड़ा अजीब सा प्रश्न है, क्योंकि अक्सर वहां बिना देखे हुए प्रश्न आने की प्रथा है। ये डिफरेंस है। यदि क्वेश्चन आपका देखा हुआ होता है तो आपको पहली बार में वो अजीब नहीं लगता और आपको ये महसूस होता है कि ये इजी है, चलो मैं इसे कर लेता हूं। लेकिन यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज पहली बार पढ़ी हो या उस तरह का क्वेश्चन पहले नहीं देखा हो तो फिर हमको एक बार हिचकिचाहट सी होती है कि इस क्वेश्चन को अटेंड करूं कि नहीं करूं, हालांकि वो भी इजी होता है। यही खासियत है आईआईटी वालों की, वो फ्रेम करते हैं क्वेश्चन। लगभग आईआईटी में कोई क्वेश्चन ये रिपीट नहीं होने देते। कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियस सी बात है रिपीट होते हैं, लेकिन क्वेश्चन जरूर फ्रेम करते हैं। बुक्स में मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलते, लेकिन अपनी मर्जी से भी ये फ्रेम करते हैं हमेशा, ठीक है ना। वही घिसे पिटे प्रश्नों को नहीं देने की प्रथा है वहां, उसको वो मॉडिफाइड करते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज को बदलते हैं, तो उसी में थोड़ा सा हमें डर सा लगने लगता है। बाकी इजी है, आपके सामने है क्वेश्चन। अगला देखते हैं। ये एडवांस का है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिक इंटीजर टाइप में आया होगा। 0.5 ग्राम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, अनआयनिक है, इसका मतलब इसका I1 होगा, ये कंफर्म हो गया, ये अनआयनिक है, इसका मतलब नॉन वोलेटाइल है, नॉन आयोनिक है, इसका मतलब I की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 39 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया 0.5 को, उसका वेपर प्रेशर 650 से 640 हो गया। इसको बेंजीन में मिलाने के बाद बेंजीन के हिमांक में अवनमन क्या होगा? तो बेटा यहाँ दो प्रॉपर्टीज है जिनको आपस में मिलाया गया है। देखिए इस क्वेश्चन का आइडिया ये है बच्चों कि आपको एक तो ये यूज करना चाहिए, है ना, इसको यूज कर लो, ये बेटर है, ये थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन कम करेगा। और एक जो चीज पता करनी है वो ये वाली है, डेल्टा टीएफ का रोल है कहीं ना कहीं। अब आई का तो कोई रोल आने से रहा क्योंकि नॉन आई ने बोल दिया, तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है भाई? ये मोलेलिटी कहीं ना कहीं निकालने के लिए मुझे इसमें से किसी डेटा की जरूरत पड़ रही होगी। क्वेश्चन का आइडिया समझिए, इसके डेटा दिए हुए हैं, यहां से कुछ ना कुछ फाइंड आउट करके मुझे यहां मदद मिलेगी, क्योंकि केएफ तो एक कांस्टेंट है, उसमें मैं क्या हेल्प ले सकता हूं? केएफ तो एक कांस्टेंट है, वो तो यहां से निकलने से रहा, तो कहीं ना कहीं मुझे मोलेलिटी फाइंड आउट करने में आसानी होगी इफ आई एम यूजिंग दिस डेटास, यदि मैं इन डेटा का इस्तेमाल करता हूं। ये आपका आइडिया है, बाकी कुछ नहीं है प्रश्न में, देख लीजिए। 650 से 640 कर दिया गया है। बेंजीन के हिमांक में अवनमन पता करो, 0.5 ग्राम है, 39 ग्राम बेंजीन है, इसका मतलब हमको मोलर मास ऑफ सोल्यूट ही यहां निकालने को मिलेगा। तो ये बेटा 650 है, ये 640 है, अपॉन मैंने ये 640 कर दिया, इसको मैं क्या करूंगा 0.5 अपॉन इसका मोलर मास, जो मुझे यहां निकालने में हेल्प लेनी है इस इक्वेशन की, ठीक है ना। सो दिस इज 0.5
अपॉन मोलिकुलर वेट ऐसे लिख देता हूं तो आप समझ जाइएगा। अपॉन ये 38 है, 39 है, अपॉन 78 इसका क्या होता है, मोलर मास होता है। बेंजीन का तो मालूम ही है हमको, ये हो गया आपका 10/640, ये भी 0.5 आया, ये भी आपका 0.5 आया, तो इसका मतलब ये 1 अपॉन मोलिकुलर वेट हो गया बेटा। सो दिस मोलिकुलर वेट इज कमिंग आउट टू बी 64 ग्राम। ये किसका मोलिकुलर वेट है, ये सॉल्यूट का है, 64 ग्राम पर मोल। ये आपको मोलिकुलर वेट मिल गया, उसकी मदद वहां लेनी पड़ेगी, यहां इसकी हेल्प लेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे क्या दे रखा है, मुझे यहां पर KF की वैल्यू दे रखी होगी नो डाउट, ये रहा 5.12, और मुझे पूछा क्या गया है, बेंजीन का हिमांक अवनमन यानी सीधे सीधे डेल्टा TF पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये 5.12 हो गया इंटू मोलेलिटी कैसे निकालते हैं, मोलेलिटी कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट का मास जो कि 0.5 है, मोलर मास जो कि अभी हम निकाला 64 है, इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, कितने ग्राम में डिसॉल्व किया गया है, कितने ग्राम में इसे डिसॉल्व किया गया है, 39 ग्राम बेंजीन में इसको डिसॉल्व किया गया है। ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे बहुत इजीली, आपको डेल्टा TF मिल जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आगे सीधी कैलकुलेशन है, आप बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो आइडिया आप समझ के क्या कहना चाह रहा हूं, आइडिया आप समझ गए होंगे कि यहां पर इस डेटा से ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, जेईई मेंस लेवल पे भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं। इस डेटा में से कुछ ना कुछ निकाल कर यहां पुट करना है, आई का कोई रोल है ही नहीं तो उसकी कोई टेंशन भी नहीं है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिक्विड ए और बी जो है वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, ये इसी साल का क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट 2020। ठीक है, सो आसान था ये क्वेश्चन। सो यहां पर दो सॉल्यूशन है हमारे पास में, 0.25 मोल फ्रैक्शन है जिनके, और वेपर प्रेशर भी उनके दे रखे हैं। ये मोल फ्रैक्शन जो आपको दे रखे हैं ना वो ए के हैं, ये रहा ए के है ना, और उनके टोटल मतलब कुल मिला के दो इक्वेशन बनानी है बच्चों। राउल्स लॉ से इसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए कैसे करना है। राउल्स लॉ जिसकी बात हमने अभी स्टार्टिंग में की थी, पी ए इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी इक्वल्स टू क्या होता है, पी नॉट बी एक्स बी। जब मैं इसको जोड़ता हूं ना पीटी को, तो टोटल वो पी ए प्लस पी बी के बराबर आता है। इक्वेशन आती है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये आपके राउल्स लॉ का फॉर्म है एक, है ना, ये भी राउल्स लॉ के फॉर्म है। इससे ही हमको क्वेश्चन करना होगा। अब आप देखो, टोटल प्रेशर की दो कंडीशन दे रखी है बेटा। जब 0.25 मोल फ्रैक्शन है यानी 1/4 किसका, ए का, तो टोटल प्रेशर 0.3 है, और जब 0.5 है तो 0.4 है, यानी कि इन इक्वेशंस को हमको यहां रख देना चाहिए। पहली इक्वेशन ये बेटा 0.3 है, पी नॉट ए हमको नहीं मालूम, जरूरत भी नहीं है ना। एक्स ए कितना है यहां 1/4, अरे भाई 0.25 का मतलब 1/4, प्लस ये हो गया पी नॉट बी, यहां कितना होगा 3/4 हो गया। ठीक है भाई, ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। थोड़ा और आगे सॉल्व करूं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए क्या, देखो तो दिस इज 0.3 इसको टू, नीचे मैंने 4 ले लिया है ना, एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बचा, दिस इज पी नॉट ए प्लस ये क्या बचा 3 पी नॉट बी, तो यहां से इसको वहां पहुंचा दूं तो 1.2 इक्वल्स टू बचा पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी। ये एक इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब ऐसी की ऐसी इक्वेशन सेकंड वाले के लिए बना लेंगे, क्योंकि सेकंड वाले में टोटल प्रेशर कितना दे रखा है मेरे भाई, 0.4 दे रखा है, तो ये 0.4 इक्वल्स टू पी नॉट ए। यहां तो दोनों की मोल फ्रैक्शन 1/2 दे रखी है, यहां तो दोनों ही की मोल फ्रैक्शन आपको क्या दे रखी है 1/2 दे रखी है। तो यहां पर एक और इक्वेशन बन गई। हमें नहीं लगता कि यहां से आगे आपको बताने की जरूरत है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दो इक्वेशन आ गई तो फिर तो सॉल्व हो ही जाएगा, है कि नहीं। एक वैल्यू आपको यहां से पता चल जाएगी, उसको दूसरे में पुट करो। सो उम्मीद है ये समझ रहे होंगे। ये एक इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। यहां से इक्वेशन वैल्यू निकालकर इसमें पुट कर दीजिएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हैं, कोई से भी वैल्यू एक लगा करके यहां से पी नॉट ए निकाल के इसमें रख देना। ठीक है बच्चों, सो यहां से कैलकुलेशन आप कर पाएंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 75.2 ग्राम फिनॉल को KF14 युक्त विलायक में घोला तो उसका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो 7 केल्विन है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फिर से आपको डायरेक्टली क्या यूज करना है, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू बेटा M इंटू KF इंटू I। यहां हम बिल्कुल भी I को नहीं भूल सकते क्योंकि फिनॉल डाइमराइज हो रहा है। अब डाइमराइज हो रहा है तो कुल मिला के मुझे उसका परसेंटेज ऑफ डाइमराइजेशन निकालना है, यानी एसोसिएशन का परसेंटेज निकालना है, तो I निकालना है। I कैसे निकालूंगा, डेल्टा TF कितना मेरे भाई, डेल्टा TF है 7। मोलेलिटी कैसे निकालते हैं, 75.2 ग्राम है डिवाइडेड बाई फिनॉल, फिनॉल का मोलर मास, फिनॉल का मोलर मास 94 क्योंकि 77 प्लस 17 होगा, 6 बेंजीन का 78 होता है ना। सो दिस इज 94 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KF, KF की वैल्यू कितनी दी हुई है 14। यहां से बेटा अपना I निकाला जा सकता है और I आ जाएगा तो फिर आसानी से हम किसको पता कर सकते हैं, I से हम आसानी से अल्फा पता कर सकते हैं क्योंकि I इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। फिर से वही बात आती है कि भाई अल्फा तो मुझसे पूछा गया है लेकिन n क्या, तो देखो बेटा फिर से वही चीज है, यहां पर भी फिनॉल डाइमराइज हो रहा है और डाइमराइज होने का सीधा और साधा मतलब है कि n की वैल्यू 1/2 होगी। सर कोई भी यदि ट्राइमराइज होता है तो n की वैल्यू क्या होगी, भाई देखो मान लेते हैं कोई ट्राइमराइज का केस हो तो फिर n की वैल्यू आप 1/3 करोगे। ठीक है, समझ रहे हो, ये एक जस्ट एक एग्जांपल है। सो I आ गया तो ऑब्वियस सी बात है वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा। बहुत आसानी से अल्फा हमें जो कि पूछा गया है डाइमराइजेशन के बारे में ही तो पूछा गया है, तो हम आसानी से डाइमराइजेशन के बारे में पता कर सकते हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। ये भी IIT का ही क्वेश्चन है आपका और इजीली किया जा सकता है, मल्टीप्लाई करना, गुणा भाग करना, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। कॉन्सेप्ट की बात यह है कि यहां से I आ जाएगा और I से आपको अल्फा जो पूछा गया वो आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। फिर से एक न्यूमेरिकल है, ये भी IIT 2015 का है। IIT का मतलब एडवांस ही माना जाए क्योंकि वो तो जेईई मेन होता है। पूछा है एसीटोन का वाष्प दाब 20 डिग्री पर 184 टोर है, 1.2 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 100 ग्राम एसीटोन में मिलाने पर वाष्प दाब 183 टोर हो गया तो विलेय का अनुभार क्या होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लगता है, सीधे सीधे P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N यूज करें। बहुत आसानी से यह प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। P0 कितना है शुद्ध में 185 है, PS कितना है, PS है बेटा आपका 183 अपॉन मैंने कर दिया 183 इज इक्वल्स टू ये क्या होता है, यह होता है मास ऑफ सोल्यूट 1.2 अपॉन क्या कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट इनटू मॉलिक्यूलर वेट किसका ऊपर जाएगा, एसीटोन का। एसीटोन का मोलर मास रखना पड़ेगा। भाई एसीटोन क्या होता है, ये कंपाउंड है, मालूम है हमको, कोई नई बात नहीं है। तो ये 15 प्लस 15 30 एंड ये बीच वाला 28 यानी कि इसका हो जाएगा 58। ठीक है ना, 30 प्लस बीच वाला सेक्शन आपका 28 दिख रहा है तो ये हो गया आपका 58 अपॉन 58 अपॉन व्हाट इज द मास ऑफ द एसीटोन इज 100। बस क्वेश्चन सॉल्व करो, यहां से मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। इसमें कोई भी चीज दूसरी अननोन दिखाई नहीं दे रही है तो बहुत इजी वे के अंदर इस क्वेश्चन को यहां से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी चीज इसके अंदर आपको अननोन यहां नहीं दिखाई दे रही है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको यहां पर P0 और PS दिए हुए हैं तो इसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। इस तरह के पहले ही क्वेश्चन बता दिए हमने, इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नाउ, है ना, बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं ना बच्चों। ठीक है, क्लियर, इजी क्वेश्चन था ये भी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2016 का पॉजिटिव डिविएशन किसमें है, यह परेशान करता है अक्सर कि सर ये एग्जांपल याद नहीं होते हमें। देखो मैं थोड़ा सा लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं। हमको मालूम है कि पॉजिटिव डिविएशन कब होगा पॉजिटिव डिविएशन यानी कि धनात्मक विचलन, जब वेपर प्रेशर राउल्ट से ज्यादा आएगा, जो राउल्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए उससे ज्यादा आएगा। देखिए मैं यहां पर आपको
डिविएशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा दो तरह के होते हैं। पहली बात तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, यानी उनमें टोटल वेपर प्रेशर उतना नहीं आता जितना राउल्ट्स ने कहा था, तो उसके बराबर नहीं आता। तो दो केस हो सकते हैं फिर तो, कि या तो ज्यादा आएगा या तो कम आएगा, है कि नहीं? इसमें जो प्रेशर आता है ना, इसमें जो पीटी आता है ना, वो राउल्ट से भी ज्यादा आता है। जो राउल्ट ने बोला ना उससे ज्यादा आता है, और यहां जो आता है प्रेशर वो राउल्ट के कंपेयर में कम आता है, तो इसीलिए उसे नेगेटिव बोलते हैं। अब फोर्स वाली बात कई बार कंफ्यूज कर जाती है कि फोर्स बराबर तो नहीं होते। किसके फोर्स? ए और बी लिक्विड को मिलाया है ना, तो मिलाने के बाद के फोर्स और मिक्सचर बनाने से पहले के फोर्स। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा जो लाइन में बोल रहा हूं। पॉजिटिव डेविएशन यानी वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया, हायर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा वोलेटाइल मामला है, यानी फोर्स नए वाले वीक होंगे। जो नए फोर्स मिले ना ए और बी को मिलाने के बाद जो फोर्स हैं वो ए और बी के एवरेज से कम हैं, यानी कि इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फोर्स बिटवीन ए एंड बी आर लेस देन द फोर्स ऑफ ए एंड फोर्स ऑफ बी बी। इनका एवरेज निकालो, इससे कम फोर्स है। अरे नए फोर्स वीक है मेरे भाई, तभी तो ज्यादा वोलेटाइल हो गया, और ज्यादा वोलेटाइल होगा तभी तो वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। सो बहुत आसान है, ध्यान रखना, यदि नए बनने वाले फोर्स वीक हो तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरह से यहां पर उल्टा लिखा जा सकेगा, यहां नए फोर्स स्ट्रांग होंगे। जब नए फोर्स स्ट्रांग होंगे तो फिर वोलेटाइल होना मुश्किल हो जाएगा, यानी वेपर प्रेशर कम आएगा। इतना सा बस आपको ध्यान रखना है। यानी मैंने ए और बी लिक्विड को मिलाया, यदि उनके बीच में स्ट्रांग फोर्स क्रिएट हो गए तो ये कौन सा डिविएशन होगा बताइए? ए और बी लिक्विड को मिलाया और उनके बीच में कंपैरेटिवली स्ट्रांग फोर्स आ गए, तो इसका मतलब वो मजबूती से बंधे हुए रहेंगे, वो वोलेटाइल कम हो जाएंगे, डिविएशन नेगेटिव हो जाएगा। मैंने ए और बी को मिलाया और उनके बीच के फोर्स वीक हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा ही ज्यादा वोलेटाइल होंगे, वेपर प्रेशर हाई आएगा। और यदि फोर्स उतने ही हैं, ए और बी को मिलाने पर फोर्स उतने ही हैं जितने पहले थे, आइडियल सॉल्यूशन, ये आइडियल सॉल्यूशन है। सो नए बने फोर्स पर डिपेंड करता है मामला। सो यहां पर डिविएशन में आप कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव समझे होंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात जो इसमें दिखाई देती है, ये बेटा आइडियल है। आइडियल को कैसे पहचानते हैं? ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर होते हैं आसपास वाले, क्योंकि एक जैसा फोर्स होने की गुंजाइश तो होमोलोगस में। अब बेंजीन टोलुइन में तो डिफरेंस सिर्फ CH2 यूनिट का है ना बेटा, तो ये तो आइडियल होगा, कंफर्म है। इस फिनॉल एनिलीन की बात कर लें, फिनॉल एनिलीन में क्या होता भाई, ये एक एक्स्ट्रा काइंड ऑफ फोर्स यहां क्रिएट हो जाता है। जब मैं इनको आपस में मिलाता हूं ना, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर इस तरह का एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होगा। ऐसी कंडीशन के अंदर यहां फोर्स बढ़ जाएंगे, यहां फोर्स कंपैरेटिवली हायर हो जाते हैं, यानी कि ये जो है वह डिविएशन कौन सा शो करता है, नेगेटिव डिविएशन शो करता है। ये वाला आंसर आपका नहीं होने वाला, बाकी दोनों पॉजिटिव वाले हैं, यानी कि इन दोनों में कंपैरेटिवली फोर्स और भी क्या हो गए होंगे, वीक हो गए होंगे। उसको भी समझने का आसान सा तरीका होता है। मीथेनॉल में पहले हाइड्रोजन बॉन्ड थे, देखिए इसको भी समझने का तरीका मैं बताता हूं कि हमको कैसे पता चलेगा कि फोर्स मजबूत है कि स्ट्रांग है। एक हिंट दे रहा हूं, समझिएगा, एक हिंट दे रहा हूं। लिक्विड ए, ठीक है, लिक्विड बी, मान लेते हैं इसके अंदर स्ट्रांग फोर्स हो, यानी कि इसमें पोलैरिटी हो या हाइड्रोजन बॉन्ड हो, कुछ भी हो, है ना, और इसमें वीक फोर्स है। एक हिंट दे रहा हूं, आमतौर पर ऐसा होता है, बहुत ध्यान से देख लेना। एक में स्ट्रांग है, एक में वीक है। इनको यदि मैंने मिलाया ना A + B, तो इसमें मान के चलो कि यहां पर FAB की वैल्यू कम ही आएगी, किससे? FAA से एंड FBB के एवरेज से। इस हिंट को ध्यान रखना। एक में स्ट्रांग फोर्स हो, दूसरे में वीक फोर्स हो, और दोनों को मिला दूं तो क्या होगा, ये वीक वाला इस स्ट्रांग को भी क्या करता है, वीक करता है। आमतौर पर ऐसा होता है। देखिए इसे बहुत ही कॉमन एग्जांपल से समझा रहा हूं जो हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। देखिए एक बच्चा जो बहुत अच्छा पढ़ता है,
ठीक है। अच्छा सिंसियर बच्चा है, आमतौर पे क्या होता है आप खुद ही सोचना, एक बहुत ही सिंसियर बच्चा है, बहुत मेहनत करता है एकदम जोरदार, और एक दूसरा बालक है जो थोड़ा सा बदमाश है, थोड़ा जो है वो जीवन का आनंद लेने में उसका इंटरेस्ट है, वो उसके साथ मिल गया। तो अक्सर आपने क्या देखा होगा, अक्सर क्या होता है कि जो नहीं पढ़ता था वो पढ़ने लगेगा, क्या ऐसा होता है? या फिर जो बेचारा पढ़ाई करता था वो भी उसके साथ मजे लेने में बिजी हो जाएगा। अक्सर क्या होता है, एक बच्चा बहुत सिंसियर है, बहुत बढ़िया पढ़ाई करता है एकदम जोरदार, दूसरा आ गया थोड़ा सा बदमाश किस्म का है, मजे लेता है, क्लास बंक करता है। क्या पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है? अक्सर हम सोसाइटी में देखते हैं किस चीज की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? जो पढ़ाई करता था ना उसको भी फिर उन कामों में मजे आने लग जाएंगे, जो नहीं पढ़ता तो वो पढ़ने लगेगा, इसकी पॉसिबिलिटी अक्सर कम होती है, अक्सर कम होती है, क्योंकि हमारा अट्रैक्शन गलत की तरफ ज्यादा हो जाता है। आपका ही नहीं, सबके साथ ऐसा ही है, थोड़ा सा अट्रैक्शन हम गलत की तरफ ज्यादा होते हैं, तो जो नहीं पढ़ता था उससे इंस्पायर होकर, उससे इन्फ्लुएंस में आकर के पढ़ने वाला भी जो है वह नहीं पढ़ने लगेगा। आमतौर पे ऐसा होता है। यह बहुत स्ट्रांग फोर्स वाला था, ये वीक फोर्स वाला था, तो मिलाया तो स्ट्रांग नहीं होगा, फोर्स वीक हो गया, यानी इसने इसको भी डिस्टर्ब कर दिया, इसने इसको भी डिस्टर्ब कर दिया। आमतौर पर ऐसा देखने में आता है। अब आप देखो इस चीज को यहां अप्लाई करते हैं अपने एग्जाम्पल पर। मीथेनॉल में H बॉन्ड था, मजबूत बॉन्ड है, कंपैरेटिवली वॉन्डरवॉल से तो ठीक ही है ना। अरे मॉलिक्यूल्स के बीच में तो दो ही फोर्स हैं, या तो वॉन्डरवॉल है या तो H बॉन्ड है। उसमें मैंने ये कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला दिया। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो नाटी है, ये बदमाश है, ये बढ़िया एकदम सिंसियर बच्चा था, इसमें इसको मिलाया, काम खत्म। इसने इसके फोर्स को भी डिस्टर्ब कर दिया, इसकी भी स्ट्रांगनेस को कमजोर कर दिया। इसकी बात करते हैं। एसीटोन में पोलैरिटी थी, कार्बन डाइसल्फाइड में पोलैरिटी नहीं थी। एसीटोन में तो CO बॉन्ड है, तो इसमें पोलैरिटी थी, इसमें थोड़े फोर्स अच्छे थे। कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर था, जैसे ही इसको मिलाया इसने इसके फोर्स को भी खत्म कर दिया। यानी यहां पर ये है जो मजे लेता है जीवन के, ये बेचारा सिंसियर था, जैसे ही मिलाया इसने इसकी सिंसियरिटी को भी खत्म कर दिया। तो अक्सर ऐसा होता है कि एक वीक एक स्ट्रांग मिला दो ना, तो वो स्ट्रांग वाला भी वीक हो जाता है, यानी फाइनली फोर्स कमजोर आएंगे। ये लॉजिक है, इससे आप लगभग पता लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइडिया लग गया होगा उम्मीद है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। यह प्रश्न है, काफी पहले का है, जेईई एडवांस का है, बट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन है, इसमें भी आपको काफी कुछ सीखने में मिलेगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। प्रश्न ये बेटा कि नाइट्रोजन है, बेसिकली एयर है, नाइट्रोजन गैस है जो एयर के फॉर्म में, एयर में ऑब्वियस सी बात है 80% नाइट्रोजन होता है, वो कांटेक्ट में किसके, वाटर के, और उस वाटर के अंदर कितना नाइट्रोजन डिसॉल्व हो रहा है ये हमसे पूछा हुआ है, ये हमसे पूछा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में दिखाऊंगा ना, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो बेटा, समझना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। हेनरीज लॉ का कोर क्वेश्चन माना जा सकता है, और उसमें मेरी धुआंधार ड्राइंग आने के बाद में तो मजा ही आ जाएगा। तारीफ करोगे क्या ड्राइंग बनाई है। देखिए, मजाक कर रहा हूं भाई। देखिए, तो ये वॉल्यूम कितना है, ये कितना मोल आपको वाटर दे रखा है भाई, यहां पर हमको 10 मोल वाटर दे रखा है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मोल वाटर है, ओके भाई। और यहां पर ये एयर है, ये एयर उड़ रही, एयर, ये एयर, इस एयर में 80% नाइट्रोजन है। अब मुझसे पूछा कि बताओ ये अंदर कितना मोल इसके डिसॉल्व हुआ होगा, कितना मोल अंदर इस नाइट्रोजन का डिसॉल्व हुआ होगा। यानी कि ये तो आइडिया क्या है, आइडिया सिंपल से ये है कि प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू क्या होता है, हेनरी लॉ, KH इंटू एक्स ऑफ नाइट्रोजन। अल्टीमेटली मुझे एक्स ऑफ नाइट्रोजन पता करना है। अरे भाई, मोल पता करना है तो एक्स ऑफ नाइट्रोजन ही पता करना है ना, मोल से मोल फ्रैक्शन निकलता है कि नहीं निकलता है। तो यहां से मैं एक्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल दूं, लेकिन बच्चों वेयर इज द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, प्रेशर नाइट्रोजन का नहीं दे रखा मेरे भाई, एयर का दे रखा है। तो इस प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन को मैं डाल्टन्स लॉ से निकाल सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत बढ़िया सवाल है
यहां से इस प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन को मैंने डाल्टन्स लॉ से निकाल दिया। टोटल प्रेशर कितना है बेटा? 5 है। मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.8 है। बस अब तो यहां से देखो दो तरह की मोल फ्रैक्शन हो गई, एयर वाली, अंदर डिसॉल्व वाली, एयर वाली, डिसॉल्व वाली, एयर वाली डाल्टन्स लॉ, डिसॉल्व वाली हेनरीज लॉ। समझो दोनों को, डाल्टन्स लॉ और गैस का अंदर डिसॉल्व होना हेनरीज लॉ। राउल्स तो लिक्विड के मिक्सचर के लिए था, ये गैस के मिक्सचर के लिए। सो यहां से हमको प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मिल गया। दिस इज कमिंग आउट टू बी 4 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KH? KH का मान कितना दे रखा है बेटा? ये हो दे रखा है आपको 1 × 10⁵ इंटू यहां से हम क्या निकाल लेंगे? X ऑफ नाइट्रोजन। तो बेटा ये X ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा 4 × 10⁻⁵। अब इस X ऑफ नाइट्रोजन को मैं क्या लिख सकता हूं? N ऑफ नाइट्रोजन अपॉन N ऑफ नाइट्रोजन प्लस N ऑफ वाटर। हमेशा याद रखें ये वैसे भी बहुत छोटी वैल्यू है, X नाइट्रोजन इज वेरी स्मॉल, तो मैं कह सकता हूं कि N ऑफ नाइट्रोजन प्लस N ऑफ वाटर इज एक्चुअली इक्वल टू N ऑफ वाटर। क्यों? अरे भाई बहुत छोटी वैल्यू है। फिर मैं बता दूं हेनरीज लॉ लगता ही उन गैसेस के लिए है जो कि बहुत कम डिसॉल्व होती है ना? उन्हीं की सॉल्युबिलिटी को आप प्रेशर से बढ़ा सकते हो। अमोनिया, HCl जैसी गैस तो पहले ही इतनी हाईली सॉल्युबल है, उनको प्रेशर लगा करके उनकी सॉल्युबिलिटी को कितना बढ़ाएंगे आप? सो यहां कंफर्म है कि ये मैं इसके बराबर लगभग मान सकता हूं। तो बच्चों फिर तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। दिस इज 4 × 10⁻⁵ इक्वल्स टू N ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ वाटर 10 है, तो दिस N ऑफ नाइट्रोजन इज कमिंग आउट टू बी 4 × 10⁻⁻4 हो जाएगा। देख रहे हैं? उम्मीद है समझ रहे होंगे। अच्छा क्वेश्चन था, मैं फिर से बता देता हूं कि यहां प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ये जो मेरे को पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालना है ना बेटा, यहां डाल्टन्स लॉ लगेगा जो कहता है कि टोटल प्रेशर जो एयर का है इनटू इसका मोल फ्रैक्शन यहां कर दिया जाएगा। इसको Y ले लेता हूं, इस मोल फ्रैक्शन को मैं Y ले लेता हूं, ऐसे कर दिया जाएगा। ठीक है ना? ये मोल फ्रैक्शन है। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि यहां एयर नहीं होती और ऐसा कहा होता है कि नाइट्रोजन का प्रेशर 3 atm है तो डायरेक्टली यूज करते। यदि यहां नाइट्रोजन गैस अकेली दे रखी होती देन यू शुड यूज इट डायरेक्टली, इसको सीधा यूज कर लो। लेकिन यहां पर नाइट्रोजन नहीं दे रखी, यहां दिया है गैस का मिक्सचर। यही कारण है कि हेनरीज लॉ में स्टेटमेंट क्या कहता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स partial pressure of gas is proportional to its mole fraction in liquid। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ये टर्म क्यों यूज किया है? अरे क्योंकि गैस का मिक्सचर भी तो हो सकता है। मान लेते नाइट्रोजन अकेली गैस दे रखी होती, उसका प्रेशर 3 atm दे रखा होता, तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं थी, सीधा यहां 3 लिख देते। समझे हो? बात को समझ गए होंगे, उम्मीद है। आपको हमने जो क्वेश्चंस कराए हैं यहां तक, उससे आपको 100% बेनिफिट हुआ होगा। कोशिश की है कि जो साथ वाले फैक्ट है उनको भी लेते हुए चलें। सॉल्यूशन में अक्सर क्वेश्चन आसान ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ वांट ऑफ फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। वांट ऑफ फैक्टर बहुत ज्यादा यूजफुल है। उसका यूज कब करना है? जब वो सोल्यूट, डिसोसिएट या एसोसिएट हो। उसे फाइंड आउट कैसे करना है वो मैंने सारा इस वीडियो के दौरान समझा दिया है। उम्मीद है बच्चों ये हमारा जो प्रयास है वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।